अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी इस टाइम जूम पे अवेलेबल हैं, क्लास में बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट नॉलेज पढ़ा था। आज हम इसका सेकंड नॉलेज स्टार्ट करेंगे और ये फर्स्ट नॉलेज का चूंकि सेकंड नॉलेज का फर्स्ट नॉलेज के साथ थोड़ा सा रिलेशन है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी पहली स्लाइड फर्स्ट नॉलेज की लगाई है। डी स्टूडेंट्स, फर्स्ट नॉलेज के अंदर हमने जो दो एसएलओस कवर किए थे उसमें मैंने दो लफ्जों का जिक्र किया था। एक था एक्सोथर्मिक और दूसरा क्या था, एंडोथर्मिक। आगे पूरे चैप्टर में इन्हीं दो टर्म्स के ऊपर बात होनी है, मतलब यही दो चीजें पढ़नी है हमने बार बार, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अगर आपको फर्स्ट नॉलेज में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की क्लैरिटी मिल चुकी है, डिफरेंस आप कर सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हमें आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। तो पहले तो मैं आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं। बताइए बेटा, क्या होता है अगर मैं एग को बॉयल करता हूं, एग को बॉयल करता हूं, तो क्या ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है एग का बॉयल होना, या एंडोथर्मिक प्रोसेस है? एग का बॉयल होना कौन सा प्रोसेस है? एग का बॉयल होना, पानी का गर्म होना नहीं। जी, सोचे, एग कैसे बॉयल हुआ, एग के अंदर क्या ऐड हुई, हीट ऐड हुई जिसने एग को कुक किया। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ऐड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। एंडोथर्मिक, अब आपने एग खा लिया, आपके स्टमक में गया, डाइजेस्ट हुआ, अब वो एग का आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होना, उसके बाद आपकी बॉडी को ताकत देना, एनर्जी देना, ये कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। समझ आ गया? आपको आपको पहचान करनी आनी चाहिए अपने आसपास के कौन सा प्रोसेस एक्सो है और कौन सा प्रोसेस एंडो है। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? ये लाइट मेरे चेहरे पे पड़ रही है, ये लाइट किस प्रोसेस के थ्रू ट्यूब से बाहर आ रही है वो मैं प्रोसेस नहीं पूछता आपसे, लेकिन मुझे ये बता दें कि क्या ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। कैसे पता चला आपको? कुछ बाहर आ रहा है, ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। समझ आ गया आपको? तो इसलिए आप इनकी स्लाइड्स को एक दफा दोबारा देख लें ताकि आपको क्लैरिटी मिले। सिस्टम सराउंडिंग के बारे में आपको अच्छे तरीके से बता दिया था। कायनात का वो पार्ट, कायनात का वो हिस्सा जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, वो क्या है, सिस्टम। अब वो चार बच्चे भी हो सकते हैं, चार में से एक बच्चा भी हो सकता है, वो 10 बच्चे भी हो सकते हैं, वो पूरा डीएचए भी हो सकता है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। जिसको आप स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, सिस्टम। उसके अलावा बाकी सारी चीज आउट ऑफ कंसर्न है, वो क्या है, सराउंडिंग। तो केमिस्ट्री के अंदर जो सिस्टम्स हैं वो बहुत बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे सिस्टम्स होते हैं। लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट छोटे छोटे होते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर सिस्टम ज्यादातर आपको बीकर मिलेगा, ज्यादातर आपको फ्लास्क मिलेगी। तो सिस्टम कितनी तरह के थे मैंने आपको बता दिया था, दो तरह के थे, क्लोज एंड ओपन। उसमें फर्दर हमने देखा था क्लोज सिस्टम जो था वो दो तरह का था, एक था आइसोलेटेड और दूसरा क्या था, नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड था जैसे थर्मस होता है, जिसके अंदर ना हीट जा सकती है ना अंदर से बाहर आ सकती है, ना मास ऐड हो सकता है ना मास बाहर गिर सकता है, उसे क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। समझ आ गया? और दूसरा क्या था, नॉन आइसोलेटेड। नॉन आइसोलेटेड में क्या है कि जैसे आप पानी गर्म करें एक बर्तन के अंदर, लेकिन उस पर ढक्कन दे दें। अब वो बर्तन में जो पानी गर्म हो रहा है उससे हीट भी बाहर आ सकती है, उसमें हीट जा भी सकती है, पानी का बाहर आना जाना मुश्किल है। तो ये कौन सा सिस्टम है, नॉन आइसोलेटेड। ये कौन सा सिस्टम है, ओपन। इसमें मैस भी बाहर आ सकता है, जा सकता है। तो ये सिस्टम्स का आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप जो पढ़ने वाले हो। फिर सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में आपको डिटेल बताई। फिर मैंने कुछ डेली लाइफ में एग्जांपल्स दी, जैसे आप वो खाते हैं मेंटोस। मेंटोस आपकी जुबान पे क्या इफेक्ट करती है, कूलिंग इफेक्ट करती है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, एंडो। हैंड वार्मर्स, हाथों को गर्म करने के लिए जो चीजें आप ये जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे यहाँ तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जितने भी ऐसे मुल्क जो जिनमें कनाडा जैसे मुल्क जो हैं जिनमें बर्फ बहुत ज्यादा होती है, तो वो लोग यहाँ पे रेगुलर इस्तेमाल करते हैं इस चीज को, ये हाथों को गर्म रखते हैं। तो ये कौन सा होगा, एक्सो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के दोनों केमिकल प्रोसेस एंड फिजिकल प्रोसेस देखे थे। फिर हमने एक्सोथर्मिक के भी केमिकल प्रोसेस एंड फिजिकल प्रोसेस देखे थे। मैं यहां पर आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। बेटा मुझे एक सवाल का जवाब दें,
बर्फ का पिघलना, पिघलकर इवेपोरेट हो जाना, या उन वेपर्स का वापस पानी में आ, जैसे बारिश है, गैस का वापस किस में आ जाना, पानी में आ जाना, और पानी का वापस बर्फ में आ जाना, ये कौन सा चेंज है? ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या चेंज हुई है? हालत। अच्छा, आपके घर में आपकी मदर ने गोश्त पकाया लेकिन करेले में डाल के, शक्ल से बता रहे हैं आप कि आपको नहीं पसंद, तो क्या आप अपनी मदर को कह सकती हैं इसको अनकुक करें? कुक हो गया है। तो ऐसी चीज जो आप रिवर्स ना कर सकें, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। बट इट कैन बी रिवर्स्ड इन सर्टेन कंडीशन। वो अभी आपने नहीं पढ़नी, आपने आगे जाके पढ़नी है। लेकिन आपने डिफरेंस करना हो बुनियादी तौर पे, तो ये है कि ऐसी चीज जो, जैसे पानी पिघल गया लेकिन दोबारा बर्फ बन सकता है, यानी बर्फ पिघल गई लेकिन दोबारा बर्फ बन सकती है, ये कौन सा चेंज है? फिजिकल। लेकिन जो नॉन रिवर्सिबल चेंज होता है वो कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज होता है। तो फिर मैंने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों आपके साथ, जैसे बच्ची सांस ले रही है, सांस लेने के बाद इसने अपनी बॉडी में क्या लेके गई? ऑक्सीजन। अंदर कौन सा प्रोसेस हुआ? रेस्पिरेशन। उससे फूड, जो फूड की डाइजेशन से जो एनर्जी उसकी बॉडी में स्टोर थी, वो उसकी बॉडी ने यूटिलाइज की। क्या इसने सांस लेके अपनी बॉडी में एनर्जी जो रिलीज की उसको खर्च कर लिया? क्या ये काम रिवर्स हो सकता है? काम रिवर्स नहीं हो सकता। तो ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। अच्छा, इसी तरह कैंडल, कैंडल बर्न हो रही है। कैंडल बर्न कैसे होती है? कैंडल के अंदर ये जो मोम है, मोमबत्ती, जिसको आइसोकेन भी कहते हैं, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन से बर्न होगा। बर्न होने के बाद क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? वाटर। साथ में क्या रिलीज करेगा? हीट। जब ये सारी कैंडल बर्न हो जाएगी तो क्या कैंडल वापस आ सकती है? नहीं, वो तो मेल्ट होगी। लेकिन आपने देखा कैंडल आपने 10 घंटे 5 घंटे चलाई, आहिस्ता आहिस्ता वो छोटी हो गई, छोटी हो गई, छोटी हो गई, क्योंकि कैंडल का जो मटेरियल है वो बर्न हो रहा है, बर्न होके वो रिड्यूस होता जा रहा है, कुछ मेल्ट हो रहा है, कुछ बर्न हो रहा है। जो तो मेल्ट हो रहा है वो नीचे गिरता जाएगा। क्या आपने नोटिस किया कैंडल 5 घंटे के बाद जलने के बाद बेशक छोटी हो जाती है, क्या उसका मास उतना ही रहता है कि कम होता है? कम होता है ना। मास के कम होने का सीधा सीधा मतलब क्या है? कि मास रिएक्टेंट से किस में जा चुका है? प्रोडक्ट में। वो वापस आप इकट्ठा नहीं कर सकते। तो ये कौन सा चेंज है? केमिकल। ठीक है, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में सीख ली थी। आज फर्दर नॉलेज 7.2 हमने क्या सीखना है? इंथैलेपी चेंज, एक्टिवेशन एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन। हमने इस नॉलेज में फिजिकल प्रोसेस को नहीं पढ़ना। शाबाश, इस रिएक्शन में इस नॉलेज में किसको पढ़ना है? केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? जी। अब केमिकल रिएक्शन में दो तरह की चीजें होती हैं। रिएक्टेंट होता है, और रिएक्टेंट बेटा किसमें जाता है? शाबाश, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट ने जब प्रोडक्ट में जाना है तो कुछ इवेंट्स होने, कुछ वाकयात होने हैं। वो वाकयात पहले हम पढ़ लें। उन वाकयात में देखेंगे कि कितना खर्चा आ रहा है और कितना रिटर्न आ रहा है। खर्चा आने से मुराद और रिटर्न आने से मुराद क्या है? हम जो भी कारोबार करते हैं हमें लॉस और गेन होता है। इन इसकी शर्त क्या होती है? कि आपने पैसा कितना लगाया और पैसा कितना कमाया। अगर लगाया ज्यादा कमाया कम तो ये क्या है? लॉस। अगर लगाया कम कमाया ज्यादा तो ये क्या है? फायदा, बेनिफिट है। इसकी बेस पे रिएक्शन में डिसाइड होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो पहले हमें समझने के लिए इवेंट्स समझने पड़ेंगे कि रिएक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होंगे। जी जी जी, कोई सवाल है? चलो, ओके जी। फिर हम एसएलओस पे भी आ जाते हैं। तकरीबन एसएलओस वही हैं। जी, सबसे पहला हमारा टॉपिक है रिएक्शन फेज। रिएक्शन फेज यानी किसी भी रिएक्शन के कौन कौन से फेजेस हैं जिसमें से रिएक्शन गुजरता है। स्टेटमेंट को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम इस तस्वीर को देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? शाबाश, नाइट्रोजन का रिएक्शन किससे हो रहा है? जी, ऑक्सीजन के साथ। और बदले में, शाबाश, बदले में आपको क्या मिला? बदले में आपको मिला 2NO।
देखो ना, 2NO, एक NO ये और एक, यानी कि नाइट्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो टूट रहा है, ऑक्सीजन के दरमियान में वो बॉन्ड है। अब आपको चैप्टर 4 में पढ़ा के आए हैं कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। अब ये बॉन्ड टूटेंगे और बॉन्ड टूटने के बाद एटम अलग अलग होंगे और अलग अलग होने के बाद नए रिश्ते बनाएंगे, नए ताल्लुकात बनाएंगे, नए बॉन्ड्स बनाएंगे, उससे प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब पहला इवेंट तो क्लियर हो गया। शाबाश, बताइए ये एरोस क्या बता रहे हैं, ये रेड कलर के एरोस क्या बता रहे हैं? देयर इज समथिंग जो कि यूज होगा और बॉन्ड्स को तोड़ेगा, कुछ ना कुछ है जो इस्तेमाल होगा और बॉन्ड्स को तोड़ेगा। शाबाश, ये रेड कलर के एरो क्या शो कर रहे हैं? एनर्जी। वेरी गुड, इसको शो कर रहे हैं जी एनर्जी। सीधी बात है, बॉन्ड तोड़ना आपने और बॉन्ड टूटने के लिए क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा? एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा मारना पड़ेगा। कहां से आएगी एनर्जी? शाबाश, बताएं जी कहां से आएगी एनर्जी? ये रिएक्शन इस कमरे में हो रहा है, कहां से आएगी एनर्जी? सर, ये हमारे सर पे लाइट लगी हुई है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ज्यादा कमी है एनर्जी की तो कमरे में भी तो हीट है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर इतनी कमी है एनर्जी की तो रिएक्शन के नीचे बर्नर लगा दो, फ्लेम इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। समझ गए हो? तो एनर्जी की कमी नहीं है। अच्छा, अब जो रिएक्शन फर्स्ट करो मैं इस डेस्क पे कर रहा हूं तो वो रिएक्शन को देख रहा हूं, वो मेरे लिए क्या है? शाबाश, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं रिएक्शन को। शाबाश, इस फॉर एग्जांपल इस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है तो ये मेरे लिए सिस्टम है ना, और सिस्टम के बाहर क्या है? शाबाश, बोलो बोलो, सराउंडिंग। मैं तो इसको देख रहा हूं, इसमें रिएक्शन हो रहा है तो बाहर क्या है? सराउंडिंग। अब आप मुझे बताओ ये सिस्टम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए? नहीं, आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आइसोलेटेड होगा तो एनर्जी बाहर से अंदर नहीं जा सकती। नॉन आइसोलेटेड होना चाहिए ना, ताकि बाउंड्री से ट्रांसफर हो सके, हीट अंदर बाहर हो सके। यहां तो इतना मुझे यकीन है कि इस बॉक्स के अंदर इतनी एनर्जी है कि बाहर की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें सिस्टम को भी देखना पड़ता है वो आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड है। मान लीजिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसका मतलब ये जो एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी का सोर्स क्या हो सकता है? शाबाश, ये एनर्जी का सोर्स हो सकता है लाइट, ये एनर्जी की सोर्स हो सकती है हीट, ठीक है? तो ये एनर्जी आ जाएगी और एनर्जी आके शाबाश ये बॉन्ड्स को क्या करेगी? शाबाश शाबाश, बोलो जल्दी से, ब्रेक करेगी। बॉन्ड टूट गया। अब बॉन्ड टूटने के बाद देखो नाइट्रोजन भी अलग हो गया, ऑक्सीजन भी अलग हो गया। आप मुझे बताओ क्या नाइट्रोजन अलग अलग स्टेबल था या इकट्ठा स्टेबल था? शाबाश, बोलो बोलो, नाइट्रोजन अलग अलग स्टेबल था या इकट्ठा स्टेबल था? डेफिनेटली बेटा, नाइट्रोजन यहां पर क्या था? स्टेबल। ऑक्सीजन यहां पर भी क्या था? स्टेबल। इस केस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों क्या हो चुके हैं? अनस्टेबल। अब ये फैसला करेंगे कि क्या हमने सारी जिंदगी अनस्टेबल रहना है? नहीं। तो ये डिसाइड करेंगे वी विल मेक रीबॉन्ड, हम दोबारा से एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन पहले से बेहतर। पहले से बेहतर। पहले से बेहतर कैसे बनेगा? बेटा यहां पर अब बॉन्ड बनेगा बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन। बॉन्ड बनेगा बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। और शाबाश, नई चीज क्या बनी? शाबाश, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। और क्या बना? शाबाश, नाइट्रोजन। अब जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड डेवलप होता है, तो रेड कलर के एरोस की हेड क्या शो कर रही है? एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है? रिलीज हो रही है। इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में पहुंचने के 3 स्टेप हैं जी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में पहुंचने के 3 स्टेप है। पहला स्टेप, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, थोड़ी देर के लिए एटम थोड़ी देर के लिए फैसला करेंगे अब हमें क्या करना है। फैसला करने के बाद मजबूत बॉन्ड पहले से बनाएंगे और एनर्जी को क्या करेंगे? शाबाश, रिलीज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक सवाल पूछना चाहता हूं। मान लीजिए ये बॉन्ड्स तोड़ने के लिए, मैं वैसे ही अंदाजन बता रहा हूं, 1000 किलो जाउल एनर्जी इन्वेस्ट हुई, लगी।
और 1200 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो गई। शाबाश। तो बताओ कारोबार में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ? 1000 रुपया। फायदे में कितना पैसा वापस मिला? 1200 रुपया। तो इन्वेस्ट कम हुआ, मिला ज्यादा। तो ये एंडो है, ये एक्सो? एंडो है ये एक्सो? एब्जॉर्ब कितना किया? 1000। रिलीज कितना किया? 1200। तो रिलीज ज्यादा हुआ, एब्जॉर्ब कम हुआ। कितना एक्स्ट्रा रिलीज हुआ? 200। तो इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है बेटा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या आपको रिएक्शन के इवेंट से समझ आ गए हैं? क्या आपको ये रिएक्शन के इवेंट समझ आ गए हैं? इज इट क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं। अब जरा यहां से इस पैराग्राफ को पढ़ें जो मैंने आपके लिए लिखा है। बिफोर डिस्कसिंग फर्दर एक्सो एंड एंडो, एक्सो एंडो को फर्दर डिस्कस करने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, पहले इस चीज को समझना जरूरी है, द फेज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से फेजेस हैं? केमिकल रिएक्शन टिपिकली इन्वॉल्व टू डिस्टिंक्ट फेज, दो डिस्टिंक्ट फेज हैं। पहला फेज क्या है? बॉन्ड ब्रेकिंग। और दूसरा फेज क्या है? शाबाश, बॉन्ड मेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। द इनिशियल स्टेप इज कन्वर्टिंग रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ये जो पहला स्टेप होता है वही जिम्मेदार होता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। इज द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड टूटेंगे विद इन अ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के। देन दिस इज देन फॉलोड बाय द फॉर्मिंग बॉन्ड। उसके बाद ही बॉन्ड बनेंगे ना बिटवीन द पार्टिकल्स टू क्रिएट द डिजायर प्रोडक्ट। ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी एब्सॉर्ब, while bond making energy released. Is it clear? चलो जी आगे चलते हैं। शाबाश। अब जरा गौर कीजिएगा, सबसे पहले यहां पर एक सवाल है, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? चलो जितना मैंने समझाया है उतनी समझ की बेस पे बताओ, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? तोड़ने या जोड़ने? तोड़ने या जोड़ने का काम है यहां पर। तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो भी बॉन्ड एनर्जी है। बनते वक्त जो एनर्जी निकलेगी वो भी क्या है? बॉन्ड एनर्जी। सर मिसाल दें एक, ये देखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है तो वी नीड 436 किलो जाउल पर मोल एनर्जी। कितनी एनर्जी चाहिए? 436 किलो जाउल एनर्जी चाहिए फॉर 1 मोल। 1 मोल समझते हैं ना आप? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, इतने बॉन्ड्स तोड़ने के लिए। यूनिट है ना किलो जाउल पर मोल। मतलब के हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड तोड़ने के लिए, कितने बॉन्ड तोड़ने के लिए? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। लेकिन लिखते हम एक ही हैं, लिखते हम एक ही हैं। अच्छा सर, अब ये बॉन्ड टूट गया, मान लीजिए बॉन्ड दोबारा बन गया, फर्ज करो दोबारा बन गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान, तो शाबाश एनर्जी बेटा, शाबाश क्या होगी? रिलीज। कितनी? कितनी? 436। कितनी? 436। तो जितनी एब्जॉर्ब होती है उतनी ही रिलीज होती है अगर सेम बॉन्ड टूटे और सेम बॉन्ड बने। अगर सेम बॉन्ड टूटे और सेम ही बॉन्ड बने तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले टूटने के लिए एब्जॉर्ब होगी और बाद में बनते वक्त क्या होगी? रिलीज होगी। ये देखें 436 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी, मेकिंग बॉन्ड रिलीज एनर्जी। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? शाबाश, एक्सोथर्मिक। ब्रेकिंग बॉन्ड नीड्स एनर्जी, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? एंडोथर्मिक। याद रहेगा वो आपको? इज इट क्लियर? अच्छा एक मैं आपको थोड़ी सी मजेदार चीज बता दूं, जरा देखिए, आप इधर आ जाए जरा, बल्कि आप ही आ जाए। अभी जरा एक तजर्बा करते हैं और देखते हैं कितनी समझ आएगी। आ जाए जी, इधर आ जाए जरा। अब एक बच्चा है, मैं इसके साथ बॉन्ड बनाने लगा हूं, ठीक है जी? जुमीद आपको भी जब जरूरत पड़ेगी आपको बुलाएंगे। लेट्स से मैंने इसके साथ ये बॉन्ड बना लिया, बन गया बॉन्ड। अब जुमीद का दिल कर रहा है मेरे साथ भी सर ऐसा करें,
ठीक है। अब जुमीद अगर ऐसा करना चाहता है तो उसके साथ होगा ऐसा। इधर आए भाई, आज आपकी जरूरत है। ठीक है, शर्मा रहा बच्चा। अब सिंपल सी बात है कि मैं तब तक इसके साथ इस तरह से रहूंगा जब तक कोई मुझे दूसरा बंदा ऐसा नहीं मिल जाता जिससे मैं इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता हूं। यानी मैं किसी भी एलिमेंट के साथ, अगर मैं एक एलिमेंट ए हूं और ये एलिमेंट बी है, तो मेरा इसके साथ बॉन्ड तब तक डेवलप है जब तक मुझे ऐसी ऑप्शन ना मिले जो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप कर सकती है। जैसे नाइट्रोजन ने बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन ने बॉन्ड तोड़ा, इधर ही खड़े नजर। तो वो तोड़ने की वजह क्या थी? क्या बस ये बॉन्ड तोड़ने की वजह क्या थी? इनको लगा कि हमारे बॉन्ड जो नए होंगे वो पहले वालों से बेहतर हो, तो वो बॉन्ड तोड़ देंगे। समझ आ गया? इज इट क्लियर? तो ये तरीका होता है कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जाता है तो अपने आप को मजीद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में लेके जाता है। वीक बॉन्ड किस में जाते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब आप मुझे बताओ, वीक बॉन्ड स्टेबल होते हैं या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्टेबल होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो दुनिया में हर चीज स्टेबिलिटी को अचीव करने लगी है ना। तो जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है वो अपने आप को मजीद स्टेबल करना चाहता है। क्या करना चाहता है? मजीद स्टेबल करना चाहता है। शाबाश, बैठो। अब मुझे एक पिक्चर से समझ के बताओ। ये पिक्चर आपके सामने, इधर देखें, इधर देखें जरा। ये देखें स्टूडेंट्स, क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए, क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 243। बात बड़े ध्यान से समझनी है आपने। अच्छा, अब हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? शाबाश, अभी बताओ, अभी पढ़ा आपने। 436। अब अगर क्लोरीन भी अपना बॉन्ड तोड़ दें, हाइड्रोजन भी अपना बॉन्ड तोड़ दें, शाबाश, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन भी अपना बॉन्ड तोड़ दें, क्लोरीन भी अपना बॉन्ड तोड़ दें, हाइड्रोजन क्लोरीन से बॉन्ड बना ले। शाबाश, जल्दी बताओ, हाइड्रोजन क्लोरीन से बॉन्ड बना ले, तो अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? शाबाश, 431। तो क्या क्लोरीन को फायदा नहीं हुआ? क्या फायदा हुआ क्लोरीन को? शाबाश, क्लोरीन पहले 243 पे था, अब वो कहां चला गया? 431। क्लोरीन का रिलेशन पहले वीक था, लेकिन क्लोरीन का जो नया हाइड्रोजन से रिलेशन बना है उसकी बॉन्ड की एनर्जी काफी ज्यादा है, लेकिन कोई इतना खास नुकसान तो नहीं हुआ। हाइड्रोजन पहले कहां पे था? 436, अब कहां पे आ गया? तो मतलब हाइड्रोजन ऑलमोस्ट वहीं पे है, लेकिन क्लोरीन ओवरऑल फायदे में चले गया। तो इसका मतलब जब भी हाइड्रोजन के सामने कौन आएगा? क्लोरीन। तो ये डिसाइड करेंगे कि हम अपने पुराने बॉन्ड तोड़ते हैं और कौन से बॉन्ड बनाते हैं? नए बॉन्ड बनाते हैं। और नए बॉन्ड क्यों बनाना जरूरी है इनके लिए? क्योंकि इनको लगता है कि ये पहले से ज्यादा क्या होंगे? स्टेबल होंगे। इसलिए ये रिएक्टेंट से कहां चले जाएंगे? प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट में जाने के लिए वीक बॉन्ड बने तो फिर वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जाएगा। समझ आ गया आपको? जाएगा, उसको हम लेके जा सकते हैं, लेकिन वो खुद नहीं जाएगा, उसको हमें ड्राइव करके ले जाना पड़ेगा। कुछ रिएक्शन के साथ पंगे लेने पड़ेंगे, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा, कैटलिस्ट लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? वो आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये मैंने वैसे ही डाटा दिया है ताकि आपको। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है, शाबाश, वो कितना है? डबल बॉन्ड कितना है? इसका मतलब अच्छा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड कितना है? शाबाश, देखो, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाना पसंद करता है या कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाना पसंद करता है, तो क्या जवाब दोगे? क्यों? कैसे पता चला आपको? क्योंकि उसके अंदर बॉन्ड एनर्जी क्या है? ज्यादा है। अच्छा, आपने कभी कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड देखा है? नहीं सर, हमने तो नहीं कभी देखा। हमने तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर पढ़ा ही होगा ना आपने, पढ़ा होगा ना आपने। कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड नहीं बनता, हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड। तो जब मैं कार्बन ऑक्सीजन की बात करता हूं ना, तो आपने 360 को नहीं देखना, आपने किसको देखना है? 736। अब मुझे बताओ, कार्बन डबल बॉन्ड को प्रेफर करेगा या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को प्रेफर करेगा? कार्बन डबल बॉन्ड
ऑक्सीजन को प्रेफर करेगा। समझ रहे मेरी बात को बेटा? समझ आ रही है आपको? यानी कि कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन चाहेगा कि वो टूटे और किसी तरह से वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में जाए। एक सवाल मैं आपसे करता हूं, अब आपने मुझे जवाब देना उसका। ये देखें, ये आपके सामने मैंने एक रिएक्शन लिखा है, इसमें देखें शाबाश, ये मीथेन है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में, जल्दी जल्दी बोलो कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन का बॉन्ड तकरीबन सेम ही होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। अब यहां देखो जरा, कार्बन चाहता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बने, ये बेटा रिएक्टेंट है, और शाबाश बेटा ये क्या है? प्रोडक्ट्स। जरा गौर करो, कार्बन ने सारे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़े, देखो कार्बन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, अलग हो गया, अलग हो गया, अलग हो गया। ऑक्सीजन वाले बॉन्ड भी टूट गए, सारा ऑक्सीजन 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 अलग हो गया। शाबाश, यहां से यहां तक आना कौन सा प्रोसेस है? शाबाश, ब्रेकिंग बॉन्ड। ब्रेकिंग बॉन्ड ना। अब यहां से यहां तक आना कौन सा प्रोसेस है? मेकिंग बॉन्ड। तो ब्रेकिंग बॉन्ड में देखो एरो छोटा है, मेकिंग बॉन्ड का एरो बड़ा है। इसका मतलब क्या है? मेकिंग बॉन्ड गिव आउट एनर्जी मोर एंड ब्रेकिंग बॉन्ड यूज एनर्जी लेस। बॉन्ड तोड़ने आसान थे इसलिए टूट गए, वीक थे ना, और बॉन्ड बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब स्ट्रांग बॉन्ड बने। तो ये भी आपको मैंने मिसाल दी ना, कार्बन चाहता है कि वो कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाए? शाबाश, किसके साथ बॉन्ड बनाए? ऑक्सीजन। इसलिए वो रिएक्टेंट से फौरन किस में आ गया? प्रोडक्ट में आ गया, क्योंकि वो वीक बॉन्ड से किस में आ रहा था? स्ट्रांग बॉन्ड्स में आ रहा था। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, हम ये नहीं अभी पढ़ेंगे कि सर ये कैसे पता चलता है कि किसका बॉन्ड मजबूत है, किसका बॉन्ड वीक है। ये तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, लेकिन आपको नाइन्थ में इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि यही तो है जिसे वर्टिकल लिंकेज बोलते हैं, कि कितना हमने नाइन्थ में पढ़ना है और क्या चीज फर्स्ट ईयर में पढ़नी है। जब फर्स्ट ईयर में बैठोगे तो टीचर को ये कहना है सर हमें बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग सब पता है, हमें ये बताएं कि वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रांग होता है और कौन से फैक्टर हैं जिससे बॉन्ड वीक होता है। मैं आपको एक आसान सा हिंट दे देता हूं ताकि आपको जरा आसानी रहे। ऐसे दोस्त जिनमें बॉन्डिंग स्ट्रांग है वो कैसे दोस्त होते हैं? स्ट्रांग बॉन्ड दोस्तों में कैसे बनता है? बेस्ट फ्रेंड कैसे बनते हैं? क्या खुसूसियात होती हैं कि आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा? आपके साथ उसकी कंपेटेबिलिटी होती है, चीजें सिमिलर होती हैं, शेयरिंग, इस तरह से चीजें होती हैं। यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ स्ट्रांग बॉन्ड तभी बनाता है जब उसको लगता है कि हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ क्लोज रहेंगे। ये तभी हो सकता है जब छोटे छोटे एटम बॉन्ड बनाएं। छोटे साइज के एटम बॉन्ड बनाएंगे तो वो क्लोज रह सकते हैं, बड़े साइज के एटम बॉन्ड बनाएंगे तो वो क्लोज नहीं रह सकते। दूसरी बात, छोटे साइज के भी हों और उनके ऊपर प्लस भी हो और माइनस भी हो, ताकि वो प्लस माइनस भी एक दूसरे को क्या करे? अट्रैक्ट करे। ये बड़े फैक्टर्स हैं, ये आप बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे। चलो जी, वापस आते हैं। उम्मीद है आपको बॉन्ड, एनर्जी, बॉन्ड मेकिंग ये समझ आ गया है। अब हम चलते हैं रिएक्शन फेज की एक तीसरी टर्म की तरफ जिसका नाम है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। क्या नाम है जी उसका? एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी होता है, आपने किसी भी एकेडमी में दाखला लेना होता है तो एक होती है फीस, एक होती है रजिस्ट्रेशन। तो एडमिशन लेने से पहले आप पहले क्या करवाते हैं? रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपका क्या होता है? एडमिशन। तो फिर आप एंटर होते हैं क्लास में। इसी तरह अच्छा इसी तरह एक और बात करते हैं, कुर्बानी। कुर्बानी में जिसने कुर्बानी करनी है उसके पास फर्ज करो 1 लाख रुपए का जानवर है, मिसाल दे रहा हूं। एक इलाके में 20 लाख लोग रहते हैं, क्या 20 लाख के 20 लाख लोग कुर्बानी करते हैं? वो लोग कुर्बानी करते हैं जिनके पास 1 लाख रुपया होगा, लेट से वो कुर्बानी का जानवर खरीद लेंगे और कुर्बानी कर लेंगे। जिनके पास इतने पैसे नहीं होंगे, जिनके पास इतनी ताकत नहीं होगी, वो नहीं करेंगे। तो क्या सबने कुर्बानी? नहीं। इसी तरह रिएक्टेंट जो रिएक्शन करते हैं और किस में जाते हैं? प्रोडक्ट। सारे नहीं जाते, सारे नहीं जाते, क्योंकि सब एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। कुछ करते हैं
कुछ ने भी करनी होती है और कुछ अभी कर रहे होते हैं और कुछ अभी नाकाम हो जाते हैं। तो रिएक्टेंट के वो मॉलिक्यूल्स जो इस चीज में कामयाब होते हैं कि वो अपने बॉन्ड्स को तोड़ लें, और जो तोड़ लेंगे बॉन्ड को वही रिएक्टेंट से किस में चेंज होंगे, प्रोडक्ट। जो नहीं तोड़ पाएंगे वो क्या करेंगे, कोशिश, नहीं टूटे फिर कोशिश, नहीं टूटे फिर कोशिश। तो जो तो नाकाम हुए उनके पास वो मिनिमम एनर्जी नहीं थी। मिनिमम एनर्जी वो कम से कम ताकत जो रिएक्टेंट को किसमें बेचती है, प्रोडक्ट में, उसका नाम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, ये A2 है, ये B2 है। शाबाश, ये इनकी आपस में क्या हुई, टक्कर। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट ऑन कोलिजन। कोलिजन मतलब टक्कर हुई। टक्कर होने से क्या हुआ, इनको महसूस हुआ कि हमें पुराने बॉन्ड्स ब्रेक करने चाहिए, नए बॉन्ड्स बनाने चाहिए। आगे देखो, ये क्या बना, नए बॉन्ड्स AB AB। पुरानी चीज खत्म, नई चीज बन गई। तो इनकी जो टक्कर हुई उसमें AA बॉन्ड टूट गया, BB बॉन्ड टूट गया, और बना क्या, शाबाश, AB AB। यानी रिएक्टेंट किसमें चेंज हो गया, प्रोडक्ट। अब ये कामयाब टक्कर है। कामयाब टक्कर का मतलब इफेक्टिव कोलिजन, और ये उनकी होगी, ये टक्कर ऐसे मॉलिक्यूल्स की होगी जिनके पास बेटा कौन सी एनर्जी होगी, शाबाश बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी। जिनके पास नहीं होगी उन बेचारों का क्या होगा, उनके साथ ये होगा। ये क्या हो रहा है, शाबाश देखो, AA की टक्कर हुई और आगे क्या बना, A2। पहले भी क्या था, A2 B2। मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो, टक्कर तो हुई लेकिन टक्कर ने कामयाबी से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, यहां तो इस टक्कर में मसला हो सकता है, इनकी इनकी जो ओरिएंटेशन है, कोलिजन कभी कभार ऐसे हो सकता है, मसलन एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये है, ये इधर देखें जी, ये आ रहे हैं ऐसे, सही कोलिजन है। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल ऐसे एक इधर से इस तरह गुजर जाए, या इस तरह टच करके गुजर जाए, तो भी इनकी कोलिजन, यानी कोलिजन ठीक होने के लिए क्या जरूरी है, दो चीजें, डायरेक्शन ठीक हो और ताकत भी हो इनके पास। ताकत का नाम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। और डायरेक्शन ठीक होने का मतलब है करेक्ट ओरिएंटेशन हो। तो इनके पास देखो, A2B2 मॉलिक्यूल डू नॉट रिएक्ट ऑन कोलिजन, इनका रिएक्शन ही नहीं हुआ क्योंकि इनके बॉन्ड ही नहीं टूटे। या तो इनकी कोलिजन ठीक नहीं हुई या इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी। अब पढ़ते हैं जी एक्टिवेशन एनर्जी को, शाबाश। अब पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को जी, इसको फुल स्क्रीन कर दी जी। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर नॉट ऑल सब्सटेंस विल रिएक्ट, सारे सब्सटेंस नहीं रिएक्ट करते इमीडिएटली, फौरन। ऐसा हो सकता है इस साल कुर्बानी नहीं, अगले साल एक टक्कर में कामयाबी नहीं मिली, अगली टक्कर, तो ये तो चलता रहेगा ना। नॉट ऑल सब्सटेंस विल रिएक्ट इमीडिएटली अपॉन मिक्सिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मिथेन, जैसे भी मैंने आपको दिखाया मिथेन CH4, अभी आपने ये रिएक्शन देखा, ये देखें, ये जो रिएक्शन मैं आपको दिखा रहा था, ये वाला मिथेन ने, और आपको पता है ये मिथेन, ये रिएक्शन हमारे रोजमर्रा लाइफ में कहां पर होता है, आपके घरों में जो सुई गैस आती है, किचन में चूल्हा चलता है, उसमें कौन सी गैस आ रही होती है, शाबाश, मिथेन। और कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन। तो ये तो डेली लाइफ में रिएक्शन हो रहा है ना। अब मिथेन ने, मुझे बताओ, ये यहां तक पहुंचना, ये जो ये यहां तक पहुंचा है मिथेन, यानी सारे बॉन्ड तोड़ लिए उसने अपने। ध्यान से बेटा इस चीज को समझें, ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये यहां तक पहुंचने का मतलब क्या है, शाबाश, कामयाब कोलिजन और एक्टिवेशन एनर्जी का होना। कोई भी रिएक्टेंट यहां से यहां तक पहुंचता है तो उसका मतलब उसकी कोलिजन कामयाब हो गई है और उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद थी, तभी तो बॉन्ड टूटे हैं। अब जरा इस पैराग्राफ को पढ़ो, शाबाश। फॉर एग्जाम्पल मिथेन नीड हीटेड विद ऑक्सीजन
टू अंडरगो कंबस्शन, कंबस्शन वही जो जलना, गैस का जलना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जलना, दिस इज बिकॉज रिएक्टेंट रिक्वायर्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी टू इनिशिएट, रिएक्टेंट को चलने के लिए, शुरू होने के लिए एक खास अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। दिस एनर्जी थ्रेशोल्ड इज कम अज कम एनर्जी, थ्रेशोल्ड कम अज कम एनर्जी इज नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी और ईए, एक्टिवेशन एनर्जी को बेटा ईए से शो करते हैं, विच रिप्रेजेंट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये वो कम से कम एनर्जी है नीडेड फॉर कोलाइडिंग रिएक्टेंट पार्टिकल, जो कि टक्कर यानी कोलाइन को कामयाब करती है, फॉर बिगन अ रिएक्शन, रिएक्शन को शुरू करने के लिए। ऑन दीज पार्टिकल पोजेस इनफ एनर्जी और इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, जिसके पास 1,00,000 रुपया है कुर्बानी करेगा, जिसके पास 1,10,000 रुपया वो भी करेगा, जिसके पास 1,50,000 रुपया है वो भी करेगा। इसका मतलब कि मिनिमम, इसका मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी एक मिनिमम वैल्यू है, जिसके पास वो एक्टिवेशन एनर्जी है वो तो रिएक्शन करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिसके पास वो रिएक्टेंट जिनके पास उनसे ज्यादा भी है वो भी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो यही लिखा हुआ है, ऑन दीज पार्टिकल पोजेस इनफ एनर्जी इक्वल, या तो उसके बराबर हो या उससे बड़ी भी हो, ग्रेटर भी हो, देन दोज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, दे कैन ब्रेक देयर बॉन्ड, वो अपने बॉन्ड तोड़ लेंगे, एंड फॉर्म अ न्यू वन, और नए बना लेंगे, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले मैं आपके साथ डायग्राम शेयर करूंगा। शाबाश बताओ बेटा, ये ग्राफ किस चीज को शो कर रहा है? शाबाश, ये जरा स्क्रीन में लेके आ मुझे, ये किसको शो कर रहा है? शाबाश, रिएक्टेंट को। ये किसको शो कर रहा है? प्रोडक्ट को। और ये साइकिल का यहां तक जाने का मतलब क्या है? शाबाश, ये लिखा हुआ है कौन सी एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी। वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में जाना चाहता है उसको पहले यहां जाना पड़ेगा, तभी तो वो रिएक्टेंट से कहां जा सकता है? प्रोडक्ट। आज मैंने ये जितनी बातें भी की हैं ये सारी की सारी एक्सोथर्मिक के लिए हैं, एंडो के लिए नहीं है। ये सारी की सारी किसके लिए हैं? एक्सो। कल हम किसकी करेंगे? एंडो की बात। आज हमने किसकी की है? एक्सो की बात की है। अब जरा एसएलओ की तरफ आते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने कौन से एसएलओ को कवर किया है। चलें जी, सबसे पहले एसएलओ है डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी एज द मिनिमम एनर्जी दैट कोलाइडिंग पार्टिकल मस्ट हैव फॉर सक्सेसफुल कोलिजन। ये हमने इसको किया। उसके बाद हमने सेकंड एसएलओ क्या किया है? एक्सप्लेन दैट एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन अ रिएक्शन पाथवे। इसको नहीं पढ़ा हमने, इसको हमने कल पढ़ना। अगले एसएलओ कौन सा कवर किया हमने? शाबाश, रिकॉग्नाइज, हमने ये पहचाना दैट बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक एंड बॉन्ड मेकिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये किया। बाकी एक्सप्लेन दैट, ये इंथैल्पी क्या है ये कल हमने पढ़ना है। आज हमने ये जो मैंने मार्क किए हैं एसएलओ इनको पढ़ा है, बेसिक्स कवर की हैं। अच्छा, ये भी हमने देखा है कि ड्रॉ लेबल एंड इंटरप्रेटेड डायग्राम ऑफ एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वैसे इसको कल पढ़ना है, थोड़ा बहुत हमने एक्सो पे बात की है। ये जो डायग्राम हमने साइकिल वाली डिस्कस की है, ये कल हमने एक्सो की भी डिस्कस करनी है और एंडो की भी डिस्कस। आज हमने से दो बातें पढ़ी है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, और साथ साथ एक्टिवेशन एनर्जी। वैसे तो एक्सो एंडो का तो हमें पहले ही आइडिया था। कल इंशाल्लाह ये हमारा नॉलेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद इस चैप्टर का एक और नॉलेज है, चैप्टर खत्म। ठीक हो गया? कोई सवाल यहां तक पूछें? एक छोटी सी सिमुलेशन है, जाते जाते वो जरा देख लें, लास्ट पे जरा देखें, इसको प्ले करें जरा। डियर स्टूडेंट्स, इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, ये वही फ्लेम है। इसमें शाबाश, रिएक्टेंट में कौन कौन है? मीथेन और ऑक्सीजन। ये देखें जी, सबसे पहले रिएक्टेंट, ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब बॉन्ड टूटे, एनर्जी लगी। अब बॉन्ड टूटने के बाद देखो बॉन्ड बन रहे हैं। अब बॉन्ड बनने में शाबाश देखो ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। हाँ जी, ये देखो अब ये प्रोडक्ट में आ गया। अब ये जो इधर देखें, यहां से लेकर यहां तक तो नेट जीरो हो गया ना, जितनी एब्जॉर्ब हुई उतनी रिलीज हो गई, खत्म। एक्स्ट्रा ये रिलीज हुई है, ये एक्स्ट्रा रिलीज हुई है। ये जो एक्स्ट्रा रिलीज हुई है ना, ओवरऑल एनर्जी चेंज, यही बताता है कि रिएक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक।
समझ आ गया आपको? बाकी इस तरह के ग्राफ हम कल मजीद डिस्कस करेंगे। आज अभी यहां पे कोई सवाल है तो कर लें, फिर लेक्चर को अपना वाइंड अप करें। ये कोई क्वेश्चन है किसी का? नो क्वेश्चन? ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।